तो आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में समझेंगे, किस तरह बाबर ने एक छत्र कायम किया पूरे भारत पर और किस तरह उसका साम्राज्य का वर्चस्व पूरा कायम रहा पूरे भारत में। तो मध्ययुगीन भारत में दिल्ली में, ठीक है, किस तरह मुगल साम्राज्य कायम रहा उसके बारे में जानेंगे। तो दिल्ली में शासन का पूरा श्रेय, मुगल साम्राज्य का स्थापना का पूरा श्रेय बाबर को दिया जाता है। तो बाबर ने 1206 ईस्वी, मुगल काल जो बोला जाता है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। 1206 से 1526 ईस्वी तक मुगल शासन रहा। उसके बाद लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ, शुरू कब हुआ, आखिर भारत में मुगल शासन आरंभ कब हुआ, किस उससे पहले किसका राज्य था? तो इससे पहले भारत में दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी राज कर रहे थे। अब इब्राहिम लोदी राज कर रहे थे, तो इनको हरा करके बाबर ने पानीपत के युद्ध में इनको हराया। ठीक है, पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ तब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। तो बाबर ने मतलब बहुत ही वीरता से लड़ा और इब्राहिम लोदी को हराया। और इस तरह क्या हुआ, लोदी वंश का अंत हुआ। लोदी वंश का अंत हुआ। लेकिन इससे पहले भी मुस्लिम शासक भारत में शासन करते थे, लेकिन उनका वर्चस्व चाहे उनका उतना नाम नहीं हुआ, क्योंकि बाबर का नाम बहुत ज्यादा हुआ। क्योंकि बाबर ही एक ऐसा शख्स था, ऐसा व्यक्ति था जो लंबे समय तक, जिसके वंशज भी लंबे समय तक भारत के दिल्ली सल्तनत पर एक छत्र राज्य किया। इस कारण बाबर का नाम मुस्लिम इस्लामिक जो भी धर्म है, चाहे जो भी राज्य है, उसमें सर्वोपरि आता है, सबसे आगे आता है। क्योंकि इस एक बाबर ही था जो पूरे भारत पर एक छत्र राज किया और उसके वंशज पूरे मतलब भारत पर राज्य किए, एक छत्र राज किए। लेकिन जैसा भी होता है कि एक सभ्यता आती है, एक साम्राज्य आता है, उसका दूसरा साम्राज्य आता है। क्योंकि ये पतन इसका भी होना था, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। लेकिन जानेंगे बाबर के बारे में, जानेंगे कि आखिर बाबर ने किस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर अपना वर्चस्व कायम किया। अब जानेंगे बाबर के बारे में, क्योंकि बाबर को तो भारत के लोग, चाहे जो भी स्टूडेंट वगैरह, जो भी इसके इतिहास में क्या जानते हैं कि बाबर एक मुस्लिम शासक था। लेकिन बाबर एक मुस्लिम शासक था, लेकिन उसके माता पिता, उसके जो पिता थे वो तैमूरलंग मंगोल शासक थे, और माता जो थी वो चंगेज खा थी। माता चंगेज खा चाइनीज थी, और पिता क्या थे, मंगोल शासक थे। उनका ये क्या था, बाय प्रोडक्ट कौन था, बाबर था। ठीक है, ये तो पूरी तरह क्या लग रहा लव मैरिज था यहाँ पर। ठीक है, माता तैमूरलंग और पिताजी कौन थे, पिताजी तैमूरलंग और माता चंगेज खा थी। माता चंगेज खा थी और पिता तैमूरलंग थे। बाबर इनका संतान है, इसीलिए इसमें दोनों के गुण पाए जाते थे। माता पिता के गुण तो बच्चे में पाया जाएगा। इस कारण क्या होता है, एक मतलब बहुत ही धुआंधार, बोला जाए तो बहुत ही मतलब शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा। और ये जो देखेंगे अभी हम लोग, जो मंगोल शासक और चंगेज का जो देखेंगे, तो करीबन यहाँ पर उस समय राज हुआ करता था। चंगेज खा बोलने से इस भाग की माता जो थी, इस भाग की थी। प्राय मंगोल भी इधर ही आता था पहले का समय में, लेकिन क्या होता, वो साउथ एशिया में पड़ता था। ठीक है, तो सबसे पहले इसी कारण इसमें बाबर में तुर्क और मंगोल दोनों के गुण मौजूद थे। और इसी कारण क्या था, ये एक शक्तिशाली वीर
क्रूर भी बोल सकते हैं, क्योंकि चंगेज खान के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूर राजा था। ठीक है, तो इसमें सारे गुण, अपने माता और पिता के सारे गुण इसमें पाए गए। ठीक है, अपने पिता के मरने के बाद, जिनके पिता की मृत्यु, तैमूरलंग की मृत्यु 1494 ईस्वी में हुआ। 1494 ईस्वी में मृत्यु के बाद बाबर का उम्र महज 12 वर्ष था। यहाँ पर तो 12 वर्ष में तो बचपन का प्यार गाने लग रहा है लोग। इस समय ये बाबर महज 12 वर्ष का उम्र में था और इस समय ये शासन को संभाला है। अभी का बच्चा लोग बोले 12 साल की उम्र में तो ये गेम खेलेगा, तो कोई यदि रील वायरल हो गया तो उसी पे एकदम वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन देखा जाए तो 12 वर्ष की उम्र में क्या होता है, बच्चा को उतना ज्ञान भी नहीं हो पाता राज्य संभालने का। ठीक है, लेकिन महज 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने युद्ध किया, राज्य संभाला पिता की उम्र के पश्चात, तो ये कार्य क्षमता को दर्शाता है। बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, ये तो तैमूरलंग वंशज है, चंगेज खान तो ये वंशज था, लेकिन बाबर के जो पिता थे तैमूरलंग वंशज के, वो फरगना के शासक थे। फरगना के शासक थे। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। आप लोग को याद रहेगा, जब बाबर के पिता तैमूरलंग के वंशज थे, माता चंगेज खान के वंशज थे, इसीलिए बाबर में गुण पाया गया दोनों का, तुर्क और मंगोल दोनों का। तुर्क और मंगोल कहाँ का भाग था, तो एशिया का ही पहले भाग था, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो और बाबर के पिता का क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना के शासक थे। ठीक है, ये सब नोट करने वाला बात है। ठीक है, तो जब आप लोग वीडियो देखते हो तो कॉपी पेन वगैरह निकाल कर बैठिएगा तो ठीक रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद से तैमूरलंग का सफर स्टार्ट हुआ। जब इसके पिता का मृत्यु हुआ 1494 ईस्वी में, तो महज 12 वर्ष की उम्र में ही इसके पिता का मृत्यु होने के बाद ही क्या हुआ, इसका क्या सुना, और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात ही स्टार्ट होता है, 1494 ईस्वी के बाद स्टार्ट होता है बाबर का सफर। तो बाबर चूंकि महत्वाकांक्षी राजा था, तो वो ज्यादा महत्वाकांक्षी था, तो उसका नजर भारत पर पड़ा। भारत उस समय अपने समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की समृद्धि, भारत के मंदिरों की समृद्धि, वहां पर पाया जाने वाला खजाना, वहां का सोना, सभी को, जितने भी शासक थे सभी को मतलब आकर्षित करता था। क्योंकि अब देखो, अब कोई भी किसी का भी कोई भी तिजोरी पर नजर कौन डालेगा, जिसके नियत में चोरी रहेगा, लूटना रहेगा, खुरपाती रहेगा, वही ना नजर डालेगा। तो यहाँ पर भारत पर आक्रमण करने का सबसे बड़ा कारण क्या था, कि वहां के धन संपदा को हड़पना, वहां के धन संपदा को नुकसान पहुंचाना, चाहे अपने वहां से उठा करके बहिर्गमन करके अपने राज्य में लाना। क्योंकि ये तो उस समय पॉसिबल नहीं था, लेकिन कहावत तो हम लोग सुनते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, कहावत तो सुनते ही है। तो भारत के कुछ ऐसे शासक थे, छोटा लोग जिसको बोल सकते हैं, कि अपने में झगड़ा होता है। देखो घर में हम लोग, देखो भाई भाई में झगड़ा हो रहा है तो क्या करेगा, वो अपने दोस्त को बुला करके ले आएगा। भाई भाई ना है, भाई को मारने के लिए दूसरा को बुला कर लेके आ जाएगा। तो भारत में भी ऐसा हुआ। भारत के जितने भी राजा थे, इतना लिचड़ राजा लोग थे कि आक्रमण करने के लिए बाबर को प्रेरित किया, निमंत्रण दिया गया कि बाय इनविटेशन आप आइए और लूटिए खसोटिए, भारत के मान सम्मान समृद्धि को हानि पहुंचाइए। तो ये किसी बाहर वाले गांव नहीं था, शुरुआत किन्होंने किया, घर वालों ने ही किया। उनमें से कुछ महान महान राजा थे, चोर वालों का नाम बता रहे आप लोग को। इसके बीच में थे दौलत खां, आलम खां, दौलत खां, आलम खां और राणा सांगा। ठीक है, यही सब जो था, यही सब ने क्या किया, उकसाया। यही सब महान आत्मा थे, हाँ, परमात्मा को प्यारे हो गए होंगे। तो यही सब जो थे बाबर को निमंत्रण दिया, आइए और भारत पर आक्रमण कीजिए। ठीक है, क्योंकि पहले ये सामर्थ्य किसी में नहीं था कि भारत पर आक्रमण करे, भारत पर राज्य करे। क्योंकि यहाँ के लोगों में कमी पाए गए, क्या दिलवाले डॉलर क्या, मैं तो अपनों ने लुटा, गैरों में क्या दम था, मेरी किस्ती थी डूबी, वहां पानी कम था। वही हाल हुआ भारत के विषय में,
कि यहाँ के राजा महाराजा ये ऐसे मतलब लिचड़गिरी वाला काम किए, चोरी चमारी वाला काम किए कि बाहर वालों को इनवाइट कर दिए कि आइए और आक्रमण करिए। तो बाबर का सफर शुरू होता है। बाबर 1526 ईस्वी में अब बाबर जो है 1526 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोल देता है, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी के पास जाकर बोलता है सरप्राइज आ गए हैं अब लड़ने आपसे, ठीक है ना। तो 1526 ईस्वी में दिल्ली में आक्रमण कर दिल्ली में उस समय शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये भी बड़ा क्रूर था, एकदम खचड़ा टाइप का, एकदम क्रूर शासक था। इसका नीति नियम सब भ्रष्ट था, ठीक है। इसका नीति नियम सारा मतलब प्रजा के खिलाफ था। प्रजा लोग मतलब अस्त व्यस्त कि इब्राहिम लोदी भगवान जल्दी उठाए, कोरिया को जल्दी उठाए भगवान, ठीक है ना। इसी बीच क्या हुआ, भगवान सुन लिया उस सबका। और बाबर जो है, बाबर 1526 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर देता है इब्राहिम लोदी से। अब वहीं पर पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी का बुरी तरह शिकस्त होता है, हार होता है, बाबर जीत जाता है, दिल्ली के सल्तनत पर उसका राज्य कायम हो जाता है। लेकिन इससे पहले बाबर जो है काबुल पर राज कर रहा था, काबुल का राजा था, ठीक है। बाबर काबुल पर राज कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान, हम लोग कहीं पार्टी वगैरह में जाते थे, खाते इधर, लेकिन ध्यान उधर था, कौन नहीं उधर, बाबर बढ़िया, अच्छा है, तो ध्यान रहता है ना। तो इसी तरह मतलब काबुल पर तो राज कर रहा था, लेकिन क्या है, काबुल पर राज करके उसका नजर किस पर था? भारत पर था कि कखने मिले मौका हमार दी चौका वाला हाल, ठीक है ना। उसी में से क्या हुआ, उसको समय मिल गया, सबका बोले अपना टाइम आएगा, वही वाला अपना टाइम आ गया इसका। दौलत खां, राणा सांगा, हाँ ये सब, आलम खां, ये सब क्या हुआ, निमंत्रण दे दिए इनको। अब निमंत्रण दे दिए तो दिल्ली पर इब्राहिम लोदी को उंगली करने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर का राज्य कायम हो जाता है दिल्ली पर, ठीक है। ये याद रखने वाला बात है, ठीक है। अब भारत के राजा महाराजा सोचे, भारत के राजा महाराजा सोचे कि बाबर आएगा और आक्रमण करेगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा और पूरा सत्ता हम लोग के लिए छोड़ करके चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, आप लोग ट्रेन में किसी को कैसे जगह दे देते हैं कि भाई थोड़ा तो बैठने दीजिए ना, वो बैठ तो जाता है, फिर पसारेगा, फिर पूरा पैर पसार लेगा, फिर सूत जाएगा वो, और फिर आप उसको उठाइए, बड़ा नींद लग रहा है, सूतने दीजिए, थोड़ा थक गए हैं। तो वही वाला हाल होता है यहाँ पर। यहाँ पर जो बाबर भी है ना, वही वाला काम किया, बाबर भी वही काम किया। दिल्ली सल्तनत जो है उस पर तो राज्य कायम कर लिया, राणा सांगा के मदद से, दौलत खां के मदद से, आलम खां के मदद से तो कायम कर लिया। लेकिन कब अब क्या हो गया, मेरी दिल्ली मेरे को मैं वाला हाल हो गया। अब ये छोड़ करके जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इतना समृद्ध देश को कोई छोड़ करके जाएगा जहाँ पर राज्य उसका कायम हो गया। तो अब क्या किया, यही बगावत स्टार्ट कर दिया। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा। राणा सांगा बोल भी बेसी, तोरे से भी लड़वा, पर्याप्त खानवा के लड़ना क्या कर दिया एकदम 1527 ईस्वी में। उसके बाद मेदिनी राय से चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 ईस्वी में, और अफगानों को भी नहीं छोड़ा और अफगानों से भी लड़ने लगा, और 1529 ईस्वी में अफगानों से भी लड़ा, सबको पराजित किया, एक क्षेत्र पराजित किया और पूरे भारत पर अपना राज्य कायम किया। और घाघरा का युद्ध, अब घाघरा का युद्ध जो है, बोले पूछेगा, आप लोगों से पूछेगा कि बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो घाघरा का युद्ध था। घाघरा का युद्ध उसका अंतिम युद्ध था। और इस तरह 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसका देहांत हो गया। चूंकि था तो ये, अब देखिए, किसी भी देश पर कोई आक्रमण करता तो होता है लुटेरा ही, होता है आक्रमणकारी। लेकिन चूंकि ये सब बातों को छोड़ भी दिया जाए तो एक तो वीर
ऐसे महान बहादुर योद्धा के नजर से इसको देख सकते हैं। लेकिन चूंकि भारत पर आक्रमण किया था, तो भारत वालों की नजर में क्या है, ये डाकू है, डकैत है, यही तो है, आक्रमणकारी है, यही कह सकते हैं। और इसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये भारत का तो था नहीं, भारत का तो था नहीं, ये बाहरी आक्रमणकारी था, काबुल का रहने वाला था, काबुल से आक्रमण किया था भारत पर। चूंकि इसमें भारत के लोगों का ज्यादा योगदान था, इसमें तो इसका कोई गलती था नहीं। ये चाह करके भी भारत पर आक्रमण करता भी तो जीत नहीं पाता, क्योंकि भारत के लोग में एकता नहीं था, इस कारण इसका एक छत्र राज्य कायम हो गया। ठीक है। अब 1530 में 26 दिसंबर को बाबर का मृत्यु होने के पश्चात उसका सत्ता पर हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। तो बाबर का मृत्यु जब 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ, तो उसका पुत्र हुमायूं महज 4 दिन के बाद ही दिल्ली के गद्दी पर बैठता है, उसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है। और हुमायूं जो है बहुत ही तेज तर्रार राजा के रूप में अपने को साबित करने के लिए अमीरों के प्रति उसने उसके समय जो अमीर लोग थे उसके लिए नए नए नीति, नए नए नियम उनके हित में बनाना स्टार्ट कर दिया, प्रजा को खुश करने के लिए, ताकि प्रजा समझ सके कि हाँ ये शासन को संभालने योग्य है। और इन्होंने बहुत सारे युद्ध भी किए। 1532 ईस्वी में दोराहा का युद्ध किया। पहले का क्या था, जो जितना लड़ सकता है वो उतना महान राजा है। ठीक है ना। तो राजा है तो, लेकिन उसको राज्य विस्तार के लिए युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, अपना राज्य को बढ़ाने के लिए। और चूंकि नेपोटिज्म यहाँ भी हावी था, इसीलिए राजा का बेटा ही क्या राजा बन रहा था। ठीक है। अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं, जिन्हें लोग मतलब आंदोलन करने लगेगा। ठीक है। तो 1532 ईस्वी में दोराहा का युद्ध हुआ, और दोराहा के जो महमूद लोधी को पराजित किया। मतलब इस तरह से पूछेगा कि दोराहा का युद्ध कब किसके बीच में हुआ और कौन इसमें जीता, तो 1532 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोधी के बीच में हुआ, और इसमें महमूद लोधी पराजित हुआ। और महमूद लोधी को तो पराजित किया। इसके बाद ये हुमायूं जो है बढ़ चला बिहार की तरफ बढ़ चला, जहां पर शेर शाह को पराजित करने के चक्कर में। लेकिन ये इसका परम शत्रु जो है बहादुर शाह को मानता था। ये बहादुर शाह इनका परम शत्रु था। बहादुर शाह इसका परम शत्रु था। और 1533 से लेकर के 36 तक आंतरिक विद्रोह होता गया। आंतरिक विद्रोह को दबाने के चक्कर में, बहादुर शाह को हराने के चक्कर में ये व्यस्त थे। और उधर क्या किए, बिहार में शेर शाह ने अपना राज्य कायम कर लिया और अपने आप को हजरत आला को उपाधि दे डाला। यही हाल हो गया, मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती वाला हाल हो गया। तो हजरत आला का उपाधि प्राप्त कर लिया शेर शाह ने। तुम लोग तो पूछेगा कि हजरत आला का उपाधि किसने प्राप्त किया, तो शेर शाह ने। ठीक है ना। ये चूंकि बढ़ चले, तो हुमायूं बढ़ चला था किधर, हुमायूं बढ़ चला था ये शेर शाह को हराने के चक्कर में। लेकिन आंतरिक विद्रोह हुआ, तो उसको दबाने के चक्कर में ये बहादुर शाह से लड़ना पड़ा इसको। इधर पीछे था, इधर शेर शाह अपना शक्ति बढ़ा करके बिहार में अपने आप को हजरत आला को उपाधि दे दिया। ठीक है। और इसके बाद 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ। फिर 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ, वो भी शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ। लेकिन क्या हुआ, ये दोनों युद्ध में बुरी तरह
दोनों युद्ध में बुरी तरह हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध में तो ये बच गया था 1539 चौथा युद्ध में तो बच गया, लेकिन 1540 ईस्वी में इतना खदेड़ा इसको कि नंगे पांव भागना पड़ा और ये भाग करके पहुंच गया लाहौर। भाग करके लाहौर पहुंच गए और लाहौर में पहुंचने के बाद ये ईरान के जो राजा थे उसके मदद से फिर दिल्ली पर पुनः अपना आधिपत्य कायम किया 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में, लेकिन वही हाल होता है ना कि 1555 ईस्वी में, लेकिन वही हाल होता है कि दिन खराब चलेगा तो ऊपर बैठा आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो वही हाल हुआ। हुमायूं क्या हुआ, अपने पुस्तकालय के सीढ़ियों पर से गिर के इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, गिरकर इनका मृत्यु हो गया 1526 ईस्वी जनवरी 26 जनवरी 1526 ईस्वी को गिर करके, कहां से गिरे, पुस्तकालय की सीढ़ी, पुस्तकालय की सीढ़ियों पर से गिर करके इनका मृत्यु हो गया। इनके बारे में एक जो इतिहासकार बताते हैं, लेन लुक जो एक इतिहासकार इनके बारे में बताते हैं कि हुमायूं का जीवन इतना मतलब विषम परिस्थितियों में गुजरा कि ठोकर खा कर उसके जीवन का अंत हुआ। ठोकर खाकर। ठीक है, तो इस तरह हुमायूं के जीवन काल का समापन हुआ और बाबर के साम्राज्य के एक और उत्तराधिकारी का समय का अंत हुआ। उसके बाद शासन पर बैठे अकबर। सोचे कि बाबर आएगा और आक्रमण करेगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा और पूरा सत्ता हम लोग के लिए छोड़ करके चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, आप लोग ट्रेन में किसी को कैसे जगह दे देते हैं कि भाई तो बैठने दीजिए ना, वो बैठ तो जाता है, फिर पसारेगा, फिर पूरा पैर पसार लेगा, फिर सूत जाएगा वो, और फिर आप उसको उठाइए, बड़ा नींद लग रहा है, सूतने दीजिए, थोड़ा थक गए हैं। तो वही वाला हाल होता है यहाँ पर जो बाबर भी है ना, वही वाला काम किया। बाबर भी वही काम किया। दिल्ली सल्तनत जो है उस पर तो राज्य कायम कर लिया, राणा सांगा के मदद से, दौलत खां के मदद से, आलम खां के मदद से तो कायम कर लिया। लेकिन कब अब क्या हो गया, मेरी दिल्ली मेरे को मैं वाला हाल हो गया। अब ये छोड़ करके जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इतना समृद्ध देश को कोई छोड़ करके जाएगा जहाँ पर राज्य उसका कायम हो गया। तो अब क्या किया, यही बगावत स्टार्ट कर दिया। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा। राणा सांगा बोल भी बेसी तोरे से भी लड़वा, पर्याप्त खानवा के लड़ना स्टार्ट कर दिया एकदम 1527 ईस्वी में। उसके बाद मेदिनी राय से चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 ईस्वी में, और अफगानों को भी नहीं छोड़ा और अफगानों से भी लड़ने लगा। और 1529 ईस्वी में अफगानों से भी लड़ा, सबको पराजित किया, एक क्षेत्र पराजित किया और पूरे भारत पर अपना राज्य कायम किया। और घाघरा का युद्ध, अब घाघरा का युद्ध जो है, बोले पूछेगा, आप लोगों से पूछेगा कि बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो घाघरा का युद्ध था। घाघरा का युद्ध उसका अंतिम युद्ध था। और इस तरह 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसका देहांत, चूंकि था तो ये, अब देखिए, किसी भी देश पर कोई आक्रमण करता है तो होता है लुटेरा ही, होता है आक्रमणकारी। लेकिन चूंकि ये सब बातों को छोड़ भी दिया जाए तो एक तो वीर ऐसे महान बहादुर योद्धा के नजर से इसको देख सकते हैं, लेकिन चूंकि भारत पर आक्रमण किया था तो भारत वालों की नजर में क्या है, ये डाकू है, डकैत है, यही तो है, आक्रमणकारी है, यही कह सकते हैं। और इसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये भारत का तो था नहीं, ये बाहरी आक्रमणकारी था, काबुल का रहने वाला था, काबुल से आक्रमण किया था भारत पर। चूंकि इसमें भारत के लोगों का ज्यादा योगदान था, इसमें तो इसका कोई गलती था नहीं। ये चाह करके भी भारत पर आक्रमण करता भी तो जीत नहीं पाता, क्योंकि भारत के लोग में एकता नहीं था, इस कारण इसका एक छत्र राज्य कायम हो गया। ठीक है, अब
30 में 26 दिसंबर को बाबर का मृत्यु होने के पश्चात उसका सत्ता पर हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। तो बाबर का मृत्यु जब 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ, तो उसका पुत्र हुमायूं महज 4 दिन के बाद ही दिल्ली के गद्दी पर बैठता है, उसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है। और हुमायूं जो है बहुत ही तेज तर्रार राजा के रूप में अपने को साबित करने के लिए अमीरों के प्रति उसने उसके समय जो अमीर लोग थे उसके लिए नए नए नीति नए नए नियम उनके हित में बनाना स्टार्ट कर दिया, प्रजा को खुश करने के लिए, ताकि प्रजा समझ सके कि हाँ ये शासन को संभालने योग्य है। और इन्होंने बहुत सारे युद्ध भी किए। 1532 ईस्वी में दोराहा का युद्ध किया। पहले का क्या था, जो जितना लड़ सकता है वो उतना महान राजा है। ठीक है ना। तो राजा है तो लेकिन उसको राज्य विस्तार के लिए युद्ध तो लड़ना पड़ेगा अपना राज्य को बढ़ाने के लिए। और चूंकि नेपोटिज्म यहाँ भी हावी था, इसीलिए राजा का बेटा ही क्या राजा बन रहा था। ठीक है। अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं, जिन्हें लोग मतलब आंदोलन करने लगेगा। ठीक है। तो 1532 ईस्वी में दोराहा का युद्ध हुआ और दोराहा के युद्ध में महमूद लोधी को पराजित किया। मतलब इसी तरह पूछेगा कि दोराहा का युद्ध कब किसके बीच में हुआ और कौन इसमें जीता, तो 1532 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोधी के बीच में हुआ और इसमें महमूद लोधी पराजित हुआ। और महमूद लोधी को तो पराजित किया। इसके बाद ये हुमायूं जो है बढ़ चला बिहार की तरफ बढ़ चला, जहां पर शेर शाह को पराजित करने के चक्कर में। लेकिन ये इसका परम शत्रु जो है बहादुर शाह को मानता था। ये बहादुर शाह इनका परम शत्रु था। बहादुर शाह इसका परम शत्रु था। और 1533 से लेकर के 36 तक आंतरिक विद्रोह होता गया। आंतरिक विद्रोह को दबाने के चक्कर में, बहादुर शाह को हराने के चक्कर में ये व्यस्त थे। और उधर क्या किए, बिहार में शेर शाह ने अपना राज्य कायम कर लिया और अपने आप को हजरत आला को उपाधि दे डाला। यही हाल हो गया, मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती वाला हाल हो गया। तो हजरत आला का उपाधि प्राप्त कर लिया शेर शाह ने। तुम लोग तो पूछेगा कि हजरत आला का उपाधि किसने प्राप्त किया, तो शेर शाह ने। ठीक है ना। ये चूंकि बढ़ चले तो हुमायूं बढ़ चला था किधर, हुमायूं बढ़ चला था ये शेर शाह को हराने के चक्कर में। लेकिन आंतरिक विद्रोह हुआ तो उसको दबाने के चक्कर में ये बहादुर शाह से लड़ना पड़ा इसको। इधर बिजी था, इधर शेर शाह अपना शक्ति बढ़ा करके बिहार में अपने आप को हजरत आला को उपाधि दे दिया। ठीक है। और इसके बाद 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ। फिर 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ, वो भी शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ। लेकिन क्या हुआ, ये दोनों युद्ध में बुरी तरह हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध में तो ये बच गया था, 1539 चौसा युद्ध में तो बच गया। लेकिन 1540 ईस्वी में इतना खदेड़ा इसको कि नंगे पांव भागना पड़ा। और ये भाग करके पहुंच गया लाहौर पहुंच गए। और लाहौर में पहुंचने के बाद ये ईरान के जो राजा थे उसके मदद से फिर दिल्ली पर पुनः अपना आधिपत्य कायम किया 1555 ईस्वी में। लेकिन वही हाल होता है ना कि
1555 ईस्वी में। लेकिन वही हाल होता है कि दिन खराब चलेगा तो रोड पर बैठा आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो वही हाल हुआ, हुमायूं क्या हुआ, अपने पुस्तकालय के सीढ़ियों पर से गिर के इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, गिरकर इनका मृत्यु हो गया 1526 ईस्वी जनवरी, 26 जनवरी 1526 ईस्वी को गिर करके, कहां से गिरे, पुस्तकालय की सीढ़ी, पुस्तकालय की सीढ़ियों पर से गिर करके इनका मृत्यु हो गया। इनके बारे में एक जो इतिहासकार बताते हैं, लेन लुक जो एक इतिहासकार, इनके बारे में बताते हैं कि हुमायूं का जीवन इतना मतलब विषम परिस्थितियों में गुजरा कि ठोकर खा कर उसके जीवन का अंत हुआ, ठोकर खाकर। ठीक है, तो इस तरह हुमायूं के जीवन काल का समापन हुआ और बाबर के साम्राज्य के एक और उत्तराधिकारी का समय का अंत हुआ। उसके बाद शासन पर बैठे अकबर। तो अगले क्लास में हम लोग जानेंगे अकबर के बारे में, अकबर से जुड़ी हुई जरूरी रोचक तथ्यों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए, इतिहास से जुड़ी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय दीपक साहनी सक्सेस स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार हम लोग को दीजिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को पूरे भारत में फैला सके। तो जय हिंद।